नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। कुल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की जा रही है। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीट और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए सुबह 11 बजे तक की, तो सभी लोकसभा सीटों पर करीब 24.87% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में 32.78% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 14.94% मतदान हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 23% अभी तक मतदान हो चुका है। ओडिशा में करीब 23.28% वोटिंग हो चुकी है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में है इस बार के चौथे चरण में। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, अभिनेता और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कुल 1717 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। चौथे फेज में इन्हीं 1700 उम्मीदवारों का फैसला आज हो जाएगा। लेकिन आइए जानते हैं कि चौथे चरण की चुनाव से जुड़ी वो तमाम बातें, तमाम अपडेट से कहां किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है और यहां की जो सियासी समीकरण है क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ में हमारे कुछ संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हैं। बता दें कि कृष्णा सोलंकी जी जो कि हमारे स्टेट हेड हैं उत्तर प्रदेश से, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। इसके अलावा महेश गुप्ता संवाददाता बहराइच से हमारे साथ में जुड़े हैं, तमाम अपडेट्स देंगे। इसके अलावा अमरदीप श्रीवास्तव संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ में जुड़े हैं। नंद किशोर नाग संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। तमाम अपडेट्स के लिए चारों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले कृष्णा जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जो उत्तर प्रदेश की 13 सीट है वहां पर कितनी फीसदी वोटिंग हो चुकी है और इस बार वोटरों के मन में क्या है, किन मुद्दों पर वोटर इस बार का मतदान कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष जी, अगर हम बात कर लें देश न्यूज की टीम ने जो सर्वे किया है अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रत्येक लोकसभा में जाके, तो वहां पर यही देखने के लिए मिला है कि जो जनता है वो केवल विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहती है। वही अगर हम जनता की बात कर लें तो जनता के लिए मूल रूप से जो मुख्य मुद्दा हो जाता है वो तो सुरक्षा की दृष्टि का मुद्दा हो जाता है। तो जनता की अगर बात करें, जिस तरीके से हमने जनता का मन टटोलने की कोशिश की है, तो उसमें यही साफ तौर पर देखने के लिए मिला है कि जो जनता है वो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए वोट करना चाहती है, वही विकास के मुद्दे को देखते हुए वोट करना है। जी बिल्कुल जी। लेकिन विकास के मुद्दे को वोट करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, युवा मतदाता है, उनके मन में क्या है? क्या वो भी विकास के मुद्दे को लेकर ही वोटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के द्वारा साफ तौर पर यही बताया जाता है कि उन्हें जो डबल इंजन की सरकार उसको देखते हुए वोटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं के द्वारा ये साफ तौर पर ये बताया जा रहा है जिस तरीके से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के द्वारा साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम जो बात कर ले तो उसमें साफ तौर पर यह भी देखने के लिए मिल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उनका हर जगह हम लोगों को विरोध देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपने कई जगह पर प्रत्याशी चयन नहीं किए, जिसका जो खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना भी पड़ रहा है। लगातार उनका विरोध भी उन्हें देखने के लिए मिल रहा है। जो पहले से प्रत्याशी रहे वो कभी क्षेत्र में नहीं गए। ये तमाम चीजें आ जाती है, जिसको देखते हुए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से नाराज है। वहीं अगर हम जनता की बात करें, जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों से काफी खुश दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है कृष्णा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी तक कितनी फीसदी वहां पर मतदान हो चुका है? प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है? किस प्रकार से वोटरों को लुभाने के लिए जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर निर्वाचन आयोग की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने जागरूक किया है जनता को वोटिंग करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पहले चरण में वोटिंग हुई थी वो लगभग 53 चल गई, वही दूसरे चरण में बढ़ी, फिर तीसरे चरण में वही। लेकिन इस बार का अगर हम चुनाव की बात करें तो इस बार लगातार अभी हमने लेटेस्ट में जो हमारे पास अपडेट आया वो कन्नौज से आया हुआ है। तो कन्नौज लोकसभा पर लगभग 29% हमारे पास 11 बजे तक की वोटिंग आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी चुनाव आयोग ने काफी अहम तैयारियां की हैं। लगातार कोई किसी तरीके की धांधली नहीं हो पाया, तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो नहीं फैले, उन सभी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से जो तैयारी कर ली है। वही अगर हम जनता की बात करें तो जनता भी इस बार बढ़ चढ़ के वोट कर रही है, क्योंकि जनता को यह समझ में आ रहा है कि ये उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जहाँ की 80 लोकसभा सीटों से जो केंद्र का दरवाजा खुलता है केंद्र की सरकार का। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उत्तर प्रदेश आ रही है। वही अगर कन्नौज की बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। महेश गुप्ता जी आपके पास बात करें तो कृष्णा मैं आपके पास में आना चाहूंगा। महेश गुप्ता जी भी हमारे साथ में बहराइच से जुड़े हैं, तमाम अपडेट्स वो हमको देंगे। आप लगातार चुनाव को और वहां की वोटिंग जो हो रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं। वहां पर मतदान का प्रतिशत फिलहाल अभी तक कितना है 11 बजे तक, और वहां के मतदाताओं के मन में क्या है? महेश गुप्ता।
जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो मतदान का प्रतिशत अभी तक का रहा है वो 28.35 का रहा है 11 बजे तक। और लगातार अभी देखने में आ रहा है कि मतदाताओं में जो उत्साह है वो देखते हुए बन रहा है। मैं इस समय बहराइच के एक मतदाता केंद्र पर खड़ा हूं। मैं यहाँ पर पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं। यहाँ में मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मतदाताओं का जो आना जाना है वो लगातार बना हुआ है। अभी कुछ देर पहले यहाँ बरसात हो रही थी, लेकिन भारी बरसात में भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। बरसात होती रही और मतदाता अपना काम करते रहे, वो वोट डालते रहे। जी बिल्कुल। लेकिन वहां पर मतदाताओं के मन में क्या है, वो इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मतदाता है वो इस बार एक अच्छी सरकार के लिए वोट कर रहा है। उसका साफ तौर पर ये कहना है कि हमको बेहतर शिक्षा और बेरोजगारी, ये जो दो मुद्दे हैं बड़े, वो इन दो बड़े मुद्दों के लिए लोग वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा, बिल्कुल शिक्षा और बेरोजगारी पर युवा मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। आपके पीछे भी मैं कुछ मतदाताओं को देख रहा हूं जो यूथ है, जो महिला वोटर है। मैं चाहूंगा उनसे भी आप उनका रुझान देखें कि इस बार वो क्या सोचा, उनके मन में क्या है। पीछे मैं कुछ देख पा रहा हूँ कि कुछ युवा वोटर्स। बिल्कुल 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 मैं बात कराना चाहूंगा। मेरे साथ एक मतदाता है, क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी, आप वोट कर रहे हैं आज, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या मन में है? मन में हमारे मन में तो शिक्षा का जो है वो होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र, मतलब शिक्षा में सुधार आना चाहिए, इस पर वोट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल हमने देखा किस प्रकार से किस लिए वोट कर रहे हैं? वोट हम जैसे सरकार जो आने वाली है क्या कर रही है, नई सरकार, बढ़िया सरकार है, एक बढ़िया सरकार के लिए वोट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ठीक है। महेश गुप्ता जी, मैं आपके पास में आऊंगा। जी महेश गुप्ता जी, आपके पास में आऊंगा। लेकिन हमारे साथ में अमरदीप श्रीवास्तव जो कि कन्नौज से है संवाददाता, वो भी हमारे साथ में जुड़े। अमरदीप, वहां पर किस प्रकार से वोटिंग की जा रही है? सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। कितनी फीसदी अभी तक मतदान हो चुका है, लेकिन मतदाताओं के मन में क्या? अमरदीप। 100% वोटिंग हो चुकी है। मतदाता बहुत उत्साह पूर्वक मतदान केंद्र आ रहे हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी और विकास के नाम पे मतदाता वोट कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भीड़ देखी जा रही है। अभी तक कितने फीसदी वहां पर मतदान हो चुका है कन्नौज में? अभी तो 12 बजे तक 31% तक मतदान हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा। नंदकिशोर नाग हमारे साथ में सीतापुर से जुड़े हैं। नंदकिशोर जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप पोलिंग बूथ के बाहर ही मौजूद हैं, वहां पर कुछ मतदाता भी है। अभी तक पहले कितनी फीसदी मतदान हुआ है और वहां के लोगों के मन में क्या है, लोग किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा। बताइए क्या है अपडेट्स। नंदकिशोर जी रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। आपका जो फोन म्यूट है, इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। नंदकिशोर जी, आपका फोन म्यूट है। ठीक है, मैं आपके पास में आऊंगा। नंदकिशोर जी, कृष्णा सोलंकी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो दरवाजा है वो अखिलेश यादव परिवार या मायावती परिवार या फिर ये देखें कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता उन तक ही पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम दिल्ली का रास्ता देखें तो वो उत्तर प्रदेश होकर गुजरता है और उन्हीं दिग्गजों में से आज कन्नौज की सीट की अगर बात करें तो यहाँ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। क्या है उनकी सीट का सियासी समीकरण? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं अखिलेश यादव की बात कर लेता हूं तो अखिलेश यादव ऐसे कहा समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और चेहरा भी माने जाते हैं, खुद के स्टार प्रचारक भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अखिलेश यादव की कन्नौज सीट की बात कर लेते हैं तो काफी उन्होंने मंथन के बाद कन्नौज सीट को चुना, क्योंकि पहले डिंपल यादव सांसद हुआ करती थी, लेकिन इस बार डिंपल यादव को मैनपुरी से जब मुलायम सिंह यादव जी का जो स्वर्गवास हो गया, उसके बाद डिंपल यादव जी को उपचुनाव के दौरान सांसद बनाया गया, उसको दोबारा से मैदान में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं कन्नौज और अगर हम बात कर ले मैनपुरी की तो ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और पहले भी समाजवादी पार्टी के यहाँ से नेता रहे। तो वही यादव की बात कर ले तो इस बार जो है अखिलेश यादव के समर्थन में कहीं ना कहीं जो है वोटिंग दिखाई दे रही है। उसका कारण ये बन जाता है क्योंकि सुब्रत पाठक का कहीं ना कहीं विरोध होता हुआ दिखाई भी दिया था। अगर हम कन्नौज सीट की बात करें, जिस तरीके से हम लोगों ने सर्वे किया तो कहीं ना कहीं जो उनके विपक्षी है सुब्रत पाठक, तो उनके द्वारा एक बात दोहराई गई थी कि हमें तो वोटिंग
हमारे ऐसे कहा जाए जातीय प्रमीणों के आधार पर मिलती है, आपके द्वारा कोई वोटिंग नहीं की है, तो उसका विरोध कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर अखिलेश यादव लगातार, बिल्कुल ठीक है कृष्णा, लेकिन वो 12 साल बाद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके 12 साल बाद आने की वजह क्या हो सकती है, और जब वो 12 साल बाद चुनावी मैदान में यहाँ से उतरे हैं तो क्या जनता का जन समर्थन उनको मिलेगा, क्योंकि सुब्रत पाठक एक बड़ा नाम है बीजेपी से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष, सुब्रत पाठक अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कद्दावर नेता ही माने जाते हैं। लेकिन वही अगर हम समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं तो अखिलेश यादव भी अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अगर हम उनके जन समर्थन की बात कर ले तो लगातार उनका वहां पर जन समर्थन है वो भी देखने के लिए मिल रहा है, और लगातार जब लगभग 12 वर्ष के बाद और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उस सीट से आना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पहले से, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो पहले से प्रत्याशी है उनका कहीं ना कहीं विरोध देखने के लिए मिल रहा है हमें हर लोकसभा पे। तो ये उसका कारण ये हो जाता है कि जो उनके जो लोकसभा प्रत्याशी है उन्हें चेंज नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, पर वो ऐसे कहा जाए चुनाव के समय तो जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले वो कभी जनता के बीच में नहीं गए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। और जो जनता है वो भी ये चाहती है एक बार बदलाव किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बदलाव देखना होगा कैसा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर वोटरों की बात की जाए तो जितनी संख्या पुरुष मतदाता की है उतनी ही महिला मतदाताओं की भी है। 1 लाख वोटों का अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन 8 लाख यहाँ पर महिला मतदाता है। क्या महिला मतदाता इस बार बीजेपी या सपा किनको चुनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम महिलाओं की बात देख रहे हैं, चुनावों में महिलाओं के मुद्दे को देख रहे हैं, वो लगातार उछलते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष जी, अगर हम महिला मतदाताओं की बात कर लेते तो महिला मतदाता तो लगभग अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां और नीतियां है उनसे काफी खुश दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने महिलाओं से जाके बात की है या जो महिला मतदाता है उनसे जाके बात की है, उनके मन को टटोला है, उसमें साफ तौर पर यही देखने के लिए मिल रहा है कि जो महिला है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी सुरक्षा की जो नीति है उसको लेकर के काफी प्रभावित दिखाई दे रही है। एक सवाल और चाहूंगा कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने इमरान बिन जफर को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो कितनी टक्कर दे पा रहे हैं दोनों उम्मीदवारों को, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों की टक्कर अगर उनसे देखें तो एक तरफ सपा के जो मुखिया है वो, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक जैसा बड़ा नाम, और अब बसपा ने यहां से जो उम्मीदवार उतारा है इमरान, कितना टक्कर दे पाएंगे दोनों उम्मीदवारों को, क्योंकि पहाड़ है दोनों उम्मीदवार उनके सामने। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बसपा प्रत्याशी की बात कर लेते तो बसपा प्रत्याशी का कोई भी प्रभाव कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में तीसरे चरण में मैं आपको बता दूं एटा कासगंज लोकसभा सीट पर बसपा के द्वारा इरफान सोलंकी को उतारा गया था। तो कहीं न कहीं जनता के जान चुके हैं बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो इन दोनों की कर हर जगह देखने के लिए मिल रही है। तो इस सीट पर भी अगर हम बात करें तो भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी है उसका कोई प्रभाव नहीं दे रहा। बिल्कुल। नंदकिशोर नाग जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नंदकिशोर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नंदकिशोर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। महेश गुप्ता जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से वहां पर मुद्दों की बात हुई या वोटिंग की बात हुई, तो मैंने आपसे ये भी कहा कि जो यूथ वोटर्स हैं, जो महिला वोटर्स हैं, उनसे भी ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार महिलाओं के मन में क्या है, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी, बिल्कुल हाँ, मेरे साथ कुछ रुकिएगा, मेरे साथ कुछ महिला वोटर्स भी हैं, मैं उनसे बात कराता हूँ। ये रुकिएगा, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट कर रहे हैं? वोट आपने किया है तो किस लिए वोट किया है, क्या चीज सोच के आपने वोट किया है? नहीं, वोट किस लिए किया है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एक सुविधा है, देखिए ये कुछ स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रही हैं। मैं अभी आपको और बिल्कुल ठीक है महेश गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, यूथ वोटर से भी बात करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें। ये किस चीज को आपने ध्यान में रखते हुए मतदान किया है, मतदान क्यों किया है आपने, क्या चीज किया है आपके दिमाग में? हमने नरेंद्र मोदी के लिए यही रखा है कि मतलब जो वैकेंसी वगैरह से रिलेटेड, रोजगार को लेकर। बिल्कुल ठीक है महेश, बिल्कुल ठीक है। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है, क्या मुद्दा है, किस चीज के बारे में वोट किया है? बेरोजगारी या शिक्षा या किस चीज के बारे में आपने वोट किया है कि क्या हमें अच्छी मिलनी चाहिए? बेरोजगारी है।
ठीक है महेश जी, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम यहाँ पर वोटिंग परसेंट देखें 2019 का, तो यहाँ पर 57% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको कि जो वोटिंग फीसदी है वो बढ़ेगी? अब बिल्कुल, जो कि बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने काफी प्रयास किया है, तरह तरह के प्रयास किए हैं यहाँ पर वोटिंग बढ़ाने के लिए। काफी स्वीप प्रोग्राम यहाँ पर चलाए गए हैं, तरह तरह के नाटक नुक्कड़ करके लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया है। तो उससे कुछ उम्मीद भी जरूर दिखाई देती है कि पिछली बार की अपेक्षा कुछ मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। लेकिन अभी जो बीच में मौसम खराब हुआ था, उससे मतदान प्रतिशत कुछ बीच में गिरा था, लेकिन फिर मतदान प्रतिशत अपने जो रफ्तार था, उस रफ्तार में मतदान प्रतिशत अपना आ गया। ठीक है भाई जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम यहाँ पर बसपा से देखें तो उन्होंने ब्रजेश कुमार को उम्मीदवार बनाया, रमेश चंद्र को सपा ने उम्मीदवार बनाया और आनंद कुमार जो है बीजेपी के उम्मीदवार है। क्या लगता है आपको कि मुख्य मुकाबला किन के बीच में है? क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा या सिर्फ सपा और बीजेपी के बीच में होगा? जी नहीं, बिल्कुल, ये जो मुकाबला है ये सपा और बीजेपी के बीच हो रहा है। बहराइच में जिस तरीके से वोटिंग देखी जा रही है, और रमेश गौतम और आनंद गौड़ के बीच ये टक्कर, सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। इसमें समाजवादी पार्टी और सहयोगी जो गठबंधन की पार्टी है वो और भाजपा, इन दोनों पार्टियों का जो है बीजेपी ने जो सिटिंग सांसद थे अक्षय बरलाल का टिकट काटा है, क्या उनके टिकट काटने से कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर बीजेपी को? क्या उनके वोट बैंक में कोई फर्क रहेगा, नजर आएगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। उनके वोट बैंक में फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सांसद अक्षय लाल गौड़ के जो बेटे थे वो आनंद गौड़, उन्हीं को ही पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसलिए जो सांसद अक्षय लाल गौड़ को जो वोट है वो इस बार वो कटने वाले नहीं है। जो वोट है वो उनको सेपरेट मिलेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। नंद कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनंत किशोर जी, अभी सीतापुर के क्या हालात है? वहां पर कितनी फीसदी अभी तक वोटिंग हुई है? क्या कुछ रुझान है वहां देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में बराबर मतदान को लेकर के लोगों में उत्साह देखा जा रहा था। अभी तक कितने फीसदी वहां पर मतदान हो चुका है सीतापुर में? नंद किशोर जी, लगता है तकनीकी समस्या के चलते बार बार नंद किशोर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तकनीकी दुनिया है और तकनीक की समस्या होना लाजमी है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा। अमरदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं। अमरदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहे हैं। अमरदीप जी, कन्नौज की अगर बात की जाए तो कन्नौज में जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने और सपा ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, दोनों ही बड़े नाम माने जाते हैं। क्या लगता है आपको कि दोनों जो उम्मीदवार है अपनी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहेंगे? जी, बताया जा रहा है कि सुब्रत पाठक जो बीजेपी के सांसद हैं, वो मोदी और योगी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने विकास कार्य पे मांग रहे हैं। और वही बात की जाए सपा की, तो सपा ने जो पिछले वर्ष जो कराया विकास कार्य, उसके आधार पर अखिलेश जी अपना वोट मांग रहे हैं। यहाँ लोग विकास को ज्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं आपके पास में आऊंगा। कृष्णा सोलंकी जी, अब हम दूसरी सीट की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे खीरी की, क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है उनका विवादों से नाता रहा है। जिस प्रकार से वहां पर किसानों की एक हत्याकांड देखने को मिला, अजय मिश्रा टैनी के बेटे पर आरोप लगे। क्या लगता है कि इस बार जनता दोबारा उनको संसद चुनकर भेजेगी, क्योंकि उनका जो विवाद है लगातार सुर्खियों में रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर हम विवाद की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्हें जिन्हें टिकट दिया जाए तो कहीं न कहीं विवादों में घिरे रहे हैं। लेकिन बात चल रही है यहाँ पर जो है जनता के मुद्दों की, तो कहीं न कहीं जो जनता है वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हें देखते हुए वोट कर रही है। वहीं अगर हम व्यक्तिगत प्रत्याशी की बात करें तो व्यक्तिगत प्रत्याशी को विरोध तो देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जब जनता वोटिंग करने के लिए जाती है तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में यही चीजें आती है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित दिखाई दे रही है। वही अगर हम पुरुषों की बात करें तो आधी रात में कहीं आ जा सकते हैं, या फिर किसी तरीके से लूट डकैती जैसी हत्या या इस तरीके से कोई बलवा या विवाद ये जो जनता के सामने देखने के लिए नहीं मिल रहा है। नहीं, तो लेकिन तमाम मुद्दों को देखते हुए लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार अजय मिश्रा टैनी का टिकट काट देगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा न करके दोबारा उन पर ही भरोसा जताया। ये कितने कामयाब रहेंगे इस रणनीति में? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं मनीष जी। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कि विवादों में कोई चेहरा होता है उसका अगर टिकट नहीं काटा जाता तो कई सीटें ऐसी उत्तर
उत्तर प्रदेश में ऐसी देखी जहां पर की जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनकी टिकट नहीं काटी गई, जबकि अगर उनकी जगह पर अगर चेहरे बदल दिए जाते तो कहीं न कहीं उन सीटों पर ऐसी जो समस्या देखने के लिए नहीं मिलती, पार्टी कहीं टिकट कोई रुक रही हो, लेकिन जो प्रत्याशियों का चयन सही तरीके से नहीं। क्योंकि सपा ने अपना उम्मीदवार बदला है कि 2019 में उन्होंने डॉक्टर पूर्वी वर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, उत्कर्ष वर्मा को यहां पर उम्मीदवार बनाया। तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी भी ऐसा करे, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है और इस बार के जो मुद्दे हैं थोड़े उलट हैं। बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगातार जो जनता है वो समझ चुकी है और जनता देख भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो विरोध है वो प्रत्याशियों का हो जाता है, सरकार का विरोध नहीं हो रहा है। और जहां पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी भी जगह किसी लोकसभा सीट पर अगर कोई कठिनाई सामने आती है तो उसका कारण सिर्फ यही रहेगा कि उन्होंने प्रत्याशी चेंज नहीं किया। अगर चेंज कर दिए जाते तो वो मतलब इस तरीके से कुछ और खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। हो सकता है उसमें और भी कुछ बदलाव देखने को मिलता। अगर वही हम समाजवादी पार्टी की बात कर लो, समाजवादी पार्टी इस बार पूरे मंथन के साथ जो है उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारा है, जिस जगह पर उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से ये सीट जा सकती है वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी भी चेंज किया है। तो ये तमाम चीजें देखने, हालांकि मैं इस चीज को कहना चाहूंगा, जो समाजवादी जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है या जो राजनीतिक रणनीति है वो बेहद मजबूत दिखाई देती है। कहीं ना कहीं वो बेहद मंथन के साथ ही टिकट वितरण करते हैं, लेकिन जिस जगह पर विवाद हो उस जगह पर अगर प्रत्याशी चाहे तो कहीं ना कहीं वो विवाद के घेरे में आ जाता है प्रत्याशी और उस सीट पर समस्या बन सकती है। बिल्कुल ठीक है। नंदकिशोर नाग जी, दोबारा मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नंदकिशोर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज तो जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ नंदकिशोर जी, देखिए अगर हम सीतापुर की अगर बात करें और पिछले लोकसभा चुनाव के अगर आंकड़े निकालें तो यहाँ पर 63.93% पिछली बार यहाँ पर वोटिंग हुई थी। क्या लगता है आपको इस बार वोटिंग परसेंट बढ़ेगा और जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं किस प्रकार से की गई है? नंदकिशोर जी, आवाज तो हेडफोन तो सही। आपका लगता है एयरफोन खराब है या कुछ और तकनीकी समस्या है, इस चक्कर में आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कृष्णा जी आपसे ही ये जानना चाह रहा था कि सीतापुर के जिस प्रकार से हमने पिछले आंकड़े देखे, पिछले वोटिंग परसेंट देखे, तो पिछली बार की जो वोटिंग परसेंट है 63.93% देखने को मिली, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है शायद बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ की अगर हम तैयारियां देखें या चुनावी दौरे देखें या निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से यहाँ पर एक जागरूकता अभियान चलाया वो शायद मतदाताओं के मन को प्रभावित करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम वोटिंग परसेंट की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग द्वारा जो तैयारियां की गई हैं, लोगों को जागरूक किया गया है, तो ये बहुत ही देखने लायक और उन्हें सराहने योग्य ये बात सामने आ जाती है कि जनता को जिस तरीके से जागरूक किया गया है वोटिंग करने के लिए, क्योंकि ये वही वोट होता है जिसके द्वारा सरकारें बनती हैं और गिरती है, और ये जनता जनार्दन होती है, जनता के द्वारा ही सरकार गिराई जाती है और उठाई जाती है। ये तमाम चीजों से जिस तरीके से जनता को अवगत कराया गया जिला जो निर्वाचक के द्वारा, और कहीं ना कहीं उनकी जो तैयारी है परिपक्व तरीके से देखने के लिए मिले। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जनता जिस तरीके से अब बढ़ चढ़ के वोटिंग कर रही है। अगर हम शुरुआती रुझानों की बात कर लेते हैं, मान लीजिए शुरुआत में जिस तरीके से रुझान थे वो काफी कम दिखाई दिए थे उत्तर प्रदेश के, वही अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो रुझान थे वो पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिले थे। लेकिन अब अगर हम उत्तर प्रदेश के इन चरणों की बात कर ले, जिस तरीके से हमारा पिछला तीसरा चरण गया है तो उसमें भी मतदान बढ़ा है, वहीं अगर आप चौथे चरण की बात कर ले तो लगातार जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जागरूक भी हुए और जिला जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो तैयारियां की गई है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने जनता को या पब्लिक को जागरूक भी किया है वोटिंग करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इस सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सपा ने उम्मीदवार ना उतार करके कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच में यहाँ पर अलायंस है और अलायंस के तहत उन्होंने राकेश राठौर जी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाए। दूसरी तरफ हम बात करें महेंद्र यादव को बसपा ने उम्मीदवार बनाया है, राजेश वर्मा जो है बीजेपी के उम्मीदवार है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि सपा ने यहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतार करके कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो मजबूत है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष जी। जिस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं गठबंधन की, तो चूंकि उत्तर प्रदेश में या फिर ऐसे कहा जाए देश में जो गठबंधन उनके प्रत्याशी भी उतारे गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस जगह पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे वहां पर उन्होंने कांग्रेस गठबंधन को मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम गठबंधन की बात कर ले तो अगर इस सीट की बात कर लेते हैं सीतापुर की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो काफी कमजोर दिखाई दे रहे होंगे, इसी वजह से उन्होंने गठबंधन मौका दिया और कांग्रेस के उम्मीदवार को उतारा।
लेकिन यहाँ पर क्या मुकाबला है, सपा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलेगा, या यहाँ पर जो बसपा के उम्मीदवार है दोनों का खेल बिगाड़ेंगे, या बसपा इस बार यहाँ से मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको साफ तौर पर एक चीज तो देखने मतलब बताना चाहूंगा। जिस तरीके से जो देश न्यूज की जो टीम है उनके द्वारा जो सर्वे किया गया है प्रत्येक लोकसभा पर हम लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, उसमें ये साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि अगर बसपा की बात करें तो बसपा का कोई अस्तित्व पूरे लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता ये जान चुकी है कि बसपा कहीं खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर बात आती है तो केवल गठबंधन की आती है, तो गठबंधन की ही जहां जिस भी सीट पर टक्कर रहेगी वहां पर गठबंधन की रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की रहेगी। ऐसे में अगर हम यहाँ इस लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक अंतिम सवाल आपसे जाना चाहूंगा कृष्णा जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से कानपुर में बीजेपी नेता की एक दरोगा और पुलिस के अधिकारियों से नोकझोंक देखने को मिली है, वोटिंग को लेकर की उन दोनों में बहस हुई, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कन्नौज की तो यहाँ सपा ने आरोप लगाए हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चुनाव है और चुनाव में जो पक्ष और विपक्ष होते हैं वो एक दूसरे पर आरोप दिखाई दे रहे हैं। वही अगर जैसे कि आपने बात की जिस तरीके से फरुखाबाद की बात की या फिर कन्नौज की बात की, तो ये तमाम जो लोकसभा सीटें हैं इन पर जो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले या फिर गठबंधन की बात कर ले, ठीक है, तरफा कार्रवाई की जा रही है, तमाम चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से उन्होंने पूरी व्यवस्था की है वोटिंग कराने के लिए, जो कि पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ पूरा चुनाव संपन्न हो सके। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए कृष्णा जी आपका बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट्स से पल पल की अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। तमाम जानकारी आपने उत्तर प्रदेश की दी। इसी के साथ अमरदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, महेश गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम अपडेट आपने दी। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। पिछले 4 घंटों में यहाँ पर सभी 13 लोकसभा सीटों पर 27% वोटिंग हो चुकी है। और देश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अभी तक अगर आपने मतदान नहीं किया है तो सबसे पहले आप करिए मतदान और फिर करिए जलपान, क्योंकि यही आपका मतदान लोकतंत्र को और देश को मजबूत बनाएगा। इसी के साथ देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।